LLB कंप्लीट होने के बाद मैंने LLM में एडमिशन लिया और मेरा LLM कंप्लीट होने के बाद मैंने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी चालू की, जजेस की। जिस कुर्सी के लिए आपने आपके जिंदगी के इतने साल रात दिन एक करके पढ़ाई की, तैयारी की, एंड फाइनली यू गॉट दिस, हाउ डू यू फील? था ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपको आपके दोनों हाथ जो है वो खोने पड़े? ये जो है मतलब 100% हैंडीकैप हैं, तो ये वर्क आपके यहाँ कर सकते हैं क्या? तो सर जी का मुझे लाइन अच्छा लगा, बोले कि जो लड़का मतलब फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। वो मुझे पैर से उन्होंने ही पेन थमाया कि पैर से पकड़ के कुछ तो लिखो और डेली लिखना है। मतलब बेड पे मैं पेशेंट था और उनके लिए एक स्टूडेंट भी था। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वारणकर ब्लॉग्स वरील बसून बोलू या आपल्या पॉडकास्ट सिरीज मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं अत्यंत मनपूर्वक स्वागत आहे मित्रांनो। बसून बोलू या आपल्या पॉडकास्ट वरती आपण समाजातील वेगवेगळ्या मान्यवरांना निमंत्रित करतो आणि त्यांचं जे स्ट्रगल आहे तो प्रवास त्यांच्याकडून आपण जाणून घेत असतो आणि त्या योगे आपण समाजाला प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करत असतो। आणि बसून बोलूच्या या आपल्या 9व्या भागासाठी सुद्धा आपल्याला असेच एक उत्तम असं एक व्यक्तिमत्व लाभलेलं आहे, ज्यांचं स्ट्रगल भन्नाट आहे, अफाट आहे असं मी म्हणेन, कारण त्यांचं आयुष्यच मुळात एक स्ट्रगल आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आजच्या या 9व्या भागासाठी आपल्याला लाभलेले आहेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 4 महिन्यापूर्वीच असिस्टंट लीगल ऑफिसर या पदावरती विराजित झालेले श्री संतोष यादवजी यांचं आपल्या या पॉडकास्टमध्ये मनपूर्वक स्वागत। संतोषजी, थँक्यू सो मच फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाइम आणि तुमचं या पॉडकास्टमध्ये मनपूर्वक स्वागत। कसं वाटतंय? खूपच छान। वेल, तर मित्रांनो बाहेर छान पाऊस पडतो आणि आम्ही आता मस्त बसलेलो आहोत, दुपारचे 12:30 वाजलेले आहेत आणि आता आपण मस्तपैकी आता प्रश्न उत्तरांना सुरुवात करूयात। मित्रांनो, हा एपिसोड जो आहे तो मी पुन्हा एकदा हिंदीमध्ये बनवण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना हा कॉन्टेंट जो आहे तो कळेल। अर्थात माझी हिंदी थोडीशी पुअर है, ती तुम्ही समझून घ्या, त्यामुळे आता इथून पुढच्या ज्या गप्पा आहेत त्या हिंदीमध्ये होतील। आपका बचपन कहाँ पे है, आप कहाँ से है? मुंबई में एग्जैक्टली आप कहाँ से हैं? भांडुप में ही मेरा जन्म हुआ। ओके। और गांव मेरा मैं नेटिव प्लेस जो है वो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ है। ओके, अच्छा। और स्कूलिंग कैसा रहा? कौन से स्कूल है? कोई एक ही स्कूल है या अलग अलग स्कूल मेरी तरह स्विच करने पड़े आपको? काफी सारे स्कूल स्विच करने पड़े आफ्टर एक्सीडेंट। स्कूलिंग मेरी काफी जगह से हुई है एक्चुअली। 5 साल का था तभी मतलब केजी में था, तो गांव में था, यूपी में। तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ से मुझे मुंबई लाया गया, जहाँ की मैं भाईकल्ला में रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे 6 मंथ में एडमिट था। ओके। तो उसके बाद स्कूलिंग के लिए यहाँ पे मम्मी पापा ने बहुत प्रयास किया। जब डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से मुझे, तो जनरल जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। काफ़ी सारे प्रयास किए गए कि कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। मम्मी पापा हर जगह रिक्वेस्ट करते थे स्कूल्स में जा जाके कि मतलब आप एडमिशन ले लीजिए, पर स्कूल्स वाले बोलते थे कि वो हैंडीकैप लोगों की अलग स्कूल्स होते हैं, आप वहाँ पे अप्रोच करें। जो कि मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था कि इनकी स्कूल्स होते कहाँ हैं। ओके। तो हमारे यहाँ एक मैरी आंटी करके थी, उनके भी बच्चे हैंडीकैप थे, तो वो उन्होंने आंटी ने मतलब मुझे हॉस्टल में फिर एडमिशन मेरा करवाया पुणे में, जो कि जुन्नर तालुका में है। वो हॉस्टल में मेरा जो है कि एडमिशन हुआ, उसका नाम अपंग कल्याण केंद्र करके है, जुन्नर में जी। तो वो हॉस्टल में मैं 2nd स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ जी।
के कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए जो ऑप्शंस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो आजकल के इस सोशल मीडिया के जमाने में तो एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे अगर बच्चे हैं तो उनके लिए कहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यही बात स्प्रेड आउट करने के लिए ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि क्या आपकी एक ही स्कूल थी या मेरी जैसे अलग थी, अलग अलग थी, तो मुझे भी बीइंग अ ब्लाइंड मुझे भी अलग अलग स्कूल से जाना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को तो कहीं पे भी एडमिशन मिल जाता है, बट हमारे जैसे जो डिफरेंटली एबल जो कैंडिडेट रहते हैं उनको और उनके पेरेंट्स को स्पेशली काफी दिक्कतों को या सामना करना पड़ता है। तो स्कूल में सर आपका तो फिर ये स्कूल बाद में कॉलेज आफ्टर 12th में मुंबई में मैंने एडमिशन लिया। कौन से कॉलेज में? राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज है, आरजी कॉलेज घाटकोपर में, हाँ वेस्ट में। तो वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीए, एक्चुअली मेरा बीए था, तो बीए के लिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और मेरा एक मतलब एक काफ़ी सारा अच्छा अनुभव वहाँ से है राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज से, क्योंकि जब तक आप हॉस्टल में होते हो तो आपको मतलब हर चीज़ मतलब आपके जैसे ही लोग हैं, हैंडीकैप हैं, और मतलब हर चीज फैसिलिटीज मिलती रहती हैं और एक कंजर्वेटिव लाइफ रहती है वो, मतलब उस इन्वायरमेंट में आप रहते हो। पर आपको जब आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करना है, सोसाइटी को, मतलब जब सोसाइटी में आपको खुद से जाना है, घर से निकलना है, कॉलेज पहुंचना है, हॉस्टल में रहते हैं तो आपको आपके साथ वहाँ के स्टाफ्स रहते हैं, आपके सभी फ्रेंड्स साथ में रहते हैं। पर आपको जब कॉलेज के लिए निकलते हो, जब ग्रेजुएशन की जो बात कर रहा हूँ, आरजी कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ से मुझे खुद को इंडिविजुअली फेस करना था हर चीज़ को। जैसे ट्रेवलिंग हो गई, वहाँ पे जो भी स्टडीज वगैरह की मेरी बुक्स हो गए, खुद को मुझे लेके जाना, लेके आना। तो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब काफ़ी सारी चैलेंजेस थी। पर जहाँ कॉलेज इतना अच्छा था कि वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद सभी स्टाफ, प्रिंसिपल मैम जो उषा मुकुंदन उनका नाम था, मैम जी, तो काफी मतलब मैम ने काफी सपोर्टिव थी। जो भी मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बाद में एलएलबी एलएलएम हुआ, उसमें आरजी कॉलेज का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो उनका जो एडमिशन प्रोसेस में या आगे जाके पढ़ते वक्त भी किसी वहाँ के प्रिंसिपल्स का या टीचर्स का कोई ऐसा नेगेटिव अप्रोच था कि आप नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? यही चीज तो है कि मुझे मतलब वो चीज हॉस्टल के बाद छोड़ने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस आए मेरे मन में कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी जी। काफी सारे चैलेंजेस आ रहे थे कि मतलब उसे एडमिशन होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे सबसे बड़ा डर ये था कि जब मुझे बचपन में स्कूल के लिए नकारा गया तो शायद कॉलेज के लिए भी नकार दिया जाए। मेरा जो कि नंबर 12th में 84 था, तो फिर भी इतने रहने के बावजूद मतलब डर ये था कि मतलब और जो कि आर्ट्स फैकल्टी में मैं ही पहले नंबर पे था आरजे कॉलेज में। पर डर ये था कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं मेरे डिसेबिलिटी की वजह से। पर मैम इतना मतलब अच्छी थी और उन्होंने छोटी छोटी चीजों पे मेरे ध्यान दिया, तो वो मुझे मतलब मैम्स का मैं तो मतलब बहुत आभारी हूँ। ये आप बहुत भाग्यशाली हो ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट जनरली किसको मिलता नहीं है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम सभी को मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है कि नहीं आप कैसे कर पाओगे वगैरह वगैरह, बट शायद आपके केस में वैसा नहीं हुआ। मेरे अच्छे मिले। आपकी मम्मी जी क्या करता है? वो हाउसवाइफ है या? मेरी मम्मी जो है वो 2013 में एक्सपायर हो गई, वो हाउसवाइफ ही थी। अच्छा, ओके। पापा मेरे जो एक रेलवे में थे, 2018 में वो रिटायर हुए जी। तो अभी आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, ये जो पद पर आप हो, तो आप शायद मम्मी को तो डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे नहीं? अभी भी मतलब खुद अकेले बैठता हूँ तो आंखों में मतलब आंसू ही रहते हैं कि मतलब शायद उन्होंने देखा होता मुझे कि मतलब मैं मतलब एक ऑफिसर पोस्ट पे हूँ अभी, और उन्हें देख के काफी खुशी हुई होती, काफी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने स्कूलिंग के लिए जो मम्मी पापा मेरे हर स्कूल जाना, लोगों का नकारना, नहीं एडमिशन्स नहीं हो सकते, और उसके बाद मेरा 11 साल हॉस्टल में रहना और स्कूलिंग, मतलब जो भी डिफिकल्टी मेरे मम्मी पापा ने बहुत नजदीकी से देखी थी मेरी, तो शायद वो होती तो उनको मतलब ये चीज काफी खुश होती कि मेरे मतलब बच्चे आज बड़े पोस्ट पे चले गए हैं जी। आप कितने बहन भाई? हम 4 भाई बहन हैं। उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी दीदी सबसे बड़ी हैं और मैं मतलब 2 बड़े भैया और हैं मेरे। वो एसी टेक्नीशियन है। जी। तो अभी आते हैं एक मेन सवाल के ऊपर जो बहुत ही सेंसिटिव है,
मैं संतोष जी आपको इस शो पर ही डायरेक्टली ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर ये सवाल का जवाब ना देकर अगर आपको आगे बढ़ना आप चाहें तो जरूर कहिएगा, क्योंकि हर किसी को ये सवाल अच्छा लगे ना लगे, यू नेवर नो, किसी के डिसेबिलिटी के ऊपर हम डायरेक्टली ऐसे बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको परमिशन लेके पूछता हूँ कि ये जो डिसेबिलिटी आपको आज आप फेस कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपको आपके दोनों हाथ जो है वो खोने पड़े? जब मैं 5 साल का था तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था चावल की चक्की में, जो कि मैं खेलते खेलते गया था गांव में जब भी था। तो यूपी में, एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस यूपी है, और वहाँ पे मैं मतलब 5 साल का था तभी जो मेरा केजी का स्टडी है वहीं पे चल रहा था। ओके। तो केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जब वहाँ की जो चावल की चक्कियाँ होती हैं वो बाहर होती हैं एक्चुअली, थोड़ी जो मशीन्स वगैरह था वो बाहर रहते हैं, गांव साइड एरिया थी, मतलब ऐसे ओपन में ही रहते हैं? ओपन में रहते हैं। ओके, मतलब जैसे आजकल जो देखते हैं हम ऐसे प्रॉपर एक गाला रहता है उसके अंदर रहता है, वैसा नहीं? नहीं, तो बाहर ही रहते हैं। और हम मतलब बच्चे थे 5-6 साल के, तो खेलते खेलते मतलब और वहां पे गए थे, तो बेल्ट में मेरा हाथ फंसा था। एक्सीडेंट मतलब तुरंत ही ऑन द स्पॉट ही मतलब दोनों हाथ निकल गए थे। तो फिर गांव में है तो फिर वो तुरंत उसके ऊपर एडमिट, मतलब कहीं पे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह तुरंत? प्रॉपर अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होता तो शायद मतलब फिर से ज्वाइंट हो सकते थे, पर गांव एरिया थी, टाउन साइड एरिया थी, और लोगों को इतना समझ भी नहीं आया शायद। कितना कुछ जानते हो आपके, कितना वक्त लगा आपको हॉस्पिटल ले जाने के, मतलब जो हादसा जब हुआ उससे और हॉस्पिटलाइजेशन करने के बीच कितना घंटा? काफी टाइम गया इसकी वजह से मतलब जो हाथ थे वो ज्वाइंट भी नहीं हो पाए। क्योंकि वही एक ऐसी उम्र होती है, छोटी उम्र, तो शायद अगर पॉसिबल होता तो वो जुड़ भी जाता है, जो हड्डियां होती है आजकल। हाँ मतलब और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम मतलब मेरा 98 का एक्सीडेंट है हुआ है, तो उस टाइम इतनी एडवांस भी नहीं थी। तो मतलब एडवांस नहीं से मैं बेहतर ये कहना चाहूंगा कि गांव एरिया था, लोगों को इतना मतलब अवेयरनेस था। और वो प्रॉपर टाइम पे मुझे मतलब अगर वाराणसी वगैरह लेके गए होते, बड़े जहाँ पे बीएचयू हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो शायद वहाँ हो सकता था। अपनों ले जाने में थोड़ा टाइम हो गया, वक्त हो गया, और जब ले जाया भी गया तो बड़े हॉस्पिटल में नहीं गए थे लेके। ओके जी। तो कौन सा वो सब्जेक्ट था आपका जो आप पसंद करते थे स्कूल में? स्कूल में एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। और मुझे ज्योग्राफी करना था, इसलिए झुंझुनू वाले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैंने आरजी कॉलेज से किया। ओके। और जब ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में था तो वो फेवरेट सब्जेक्ट होने की वजह से मैंने कॉलेज को मतलब शिफ्ट किया। ओके। क्योंकि मेरे 3rd ईयर में झुंझुनू वाले कॉलेज में ज्योग्राफी उस टाइम नहीं था। ओके। तो इसके लिए मैं फिर 3rd ईयर के लिए मैं कीर्ति कॉलेज दादर में शिफ्ट हुआ। इसकी जो चाह है लॉ का स्टडी करने की, वो कब से शुरू हो गई है? ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले से, पर मेरे यहाँ जब मैं हॉस्टल में था तो जो ट्रस्टी लोग आते थे उसमें एक जो एडवोकेट थे वो आते थे। मुझे उनको देख के मतलब काफी अच्छा लगता था, क्योंकि जब एडवोकेट्स वगैरह बोलते थे, वकील वगैरह, तो जो टीवी में सब देखते हैं, कोर्ट्स, जज, एडवोकेट्स, ये सब चीजें बचपन में हम पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं, तो उनको मतलब देख के अच्छा लगता था। पर जो इंटरेस्ट मेरा ज्योग्राफी में था, परंतु जब मैं टीवाई कंप्लीट किया, मुझे रिमोट सेंसिंग में जाना था, मुझे रिमोट सेंसिंग करनी थी। परंतु वहाँ पापा ने बताया कि आप इसके बाद एमए करोगे, ज्योग्राफी करोगे, और अगर रिमोट सेंसिंग के लिए प्रीलिम्स इसरो में जो एग्जाम्स होते हैं उसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो बोले कि अगर एग्जाम क्वालिफाई करने में अगर टाइम लग गया तो आपके साल खत्म होंगे, मतलब वेस्ट होंगे। तो एक काम कीजिए, एक प्रोफेशनल डिग्री भी साथ लीजिए। राइट। तो उस टाइम मैं एलएलबी के लिए मतलब पापा ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप एलएलबी एटलीस्ट कर लीजिए, साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री कीजिए, आपका इंटरेस्ट जो है उसको भी आप आजमाइएगा। तो जब मैंने तब एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया। नहीं, ये बहुत अच्छा किया डैडी ने आपके, क्योंकि कैसा होता है ना कि ये जो आपका जो सपना था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसके लिए आपको बहुत मेहनत तो सब में ही है, पर उसके लिए बहुत टाइम जाता था। और आगे भी जाके आप पैरों पर खड़े रहे न रहे, आगे का वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यू नेवर नो।
ऐसा है। Probability तो ये थी। बहुत अच्छा हो गया। देखो आप उस वजह से शायद मतलब ये भी जी, आपको जी, जो पापा जॉब है वो वजह उसी से। बदौलत भी मिला है, उनके आशीर्वाद जी, से, उनके जी। मार्गदर्शन से। जी, उन्हीं का आशीर्वाद। तो पापा ने इसमें मुझे एलएलबी के लिए मतलब पापा का ही इंटेंशन था कि आप एलएलबी करें, पर ना उसमें जजेस ही क्यों बनना है मुझे, मतलब जज आपको जुडिशरी की तैयारी क्यों करनी है। तो मैं एक वाकया बताना चाहूंगा हम्म, कि मेरा जो ननिहाल है, हम्म, मम्मी का जो गांव है, हम्म, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जज थे, हम्म, डिस्ट्रिक्ट जज होके गए थे। तो जब वो गांव में आते थे तो उनका जो रुतबा रहता था वो मेरी मम्मी ने अपने देखा था। बचपन में देखा था। हाँ, और मैं जब एलएलबी के लिए एडमिशन लिया तो मेरी मम्मी मेरी नानी से बात करते समय बोली थी कि मेरा मेरा संतोष जो है कि अब एलएलबी में उन्होंने एडमिशन ले लिया है वकालत के लिए, और जब उनका वकालत कंप्लीट हो जाएगा तो जज की तैयारी करेंगे। और मेरा भी मतलब मेरे संतोष जो है वो जज की तरह जो हमारे गांव में जज साहब आते थे वैसे ही आएंगे। तो वो एक मतलब जुडिशरी के लिए जो मेरी तैयारी चालू हुई, तो मेरी मम्मी उनका, मैं बोल सकूंगा कि तैयारी के पीछे मेरी मम्मी ही रीजन थी। हाँ, मम्मी जब नहीं थी तो उनकी जो लाइनें थी मेरे नानी के सामने बताई हुई बातें, वो मन में लगी कि मुझे वही चीज करना है। मतलब दोस्तों देखो कि ये जो छोटी छोटी लाइनें होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना इम्पैक्ट कर जाती है कि उसको आप ऐसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो देखने वाली जो माएँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बताना चाहूँगा कि लोग बच्चों के सामने जो है वो बात को करते वक्त बहुत ही सावधानी से, बहुत ही इंस्पिरेटिव आपको बोलना है। जो बातें सिर्फ हवा में नहीं जाती है, वो बच्चे जो होते हैं वो अपने अंदर दिल में कहीं ना कहीं ऐसे संजोग के रखते हैं और आगे जाके उसके तरह जो है वो अपना जो प्रवास है, जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। इसलिए सच में वो लिटरली वो लाइनें शायद आपके मम्मी ने कैजुअली बोल दी होंगी कि चलो ऐसे मैं संतोष को बनाऊंगी वगैरह, बट वो आपने सुना और उसके हिसाब से आपने अपना पूरा प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो सच में मैं यहाँ पे इस मौके में बोलना चाहूंगा कि जो बोलते हो वो सच में होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। मतलब ये जो स्ट्रीम रहती है लॉ ऑफिसर, इसके बारे में आपने कहा पढ़ा, ऐसे भी जॉब्स होते हैं जिसको हम परस्यू कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि ये प्रोसेस कैसी रही। एलएलबी कंप्लीट होने के बाद मैंने एलएलएम में एडमिशन लिया, और मेरा एलएलएम कंप्लीट होने के बाद मैंने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी चालू की, जजेस की। तो जजेस की तैयारी मेरी कंटिन्यू चल रही थी। उसी पीरियड में मेरे एक फ्रेंड है निखिल शिंदे करके, तो उन्होंने भी ये वैकेंसी के बारे में मुझे बताया कि मतलब ये भी क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट है, और बीएमसी मतलब आपके ही कॉर्पोरेशन, आपके ही इसमें जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के कॉर्पोरेशन का वो पोस्ट है। तो आपको आसानी होगा जॉब करने के लिए, और मतलब कंफर्टेबल भी रहेगा। तो उनके मतलब सजेशन पे मैंने ये फॉर्म फिल किया था। ओके, तो फिर इनके मतलब एडवर्टीजमेंट निकलते हैं और उसके हिसाब से हाँ, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो प्रॉपर्ली जो एमपीएससी यूपीएससी जैसे रहता है वैसा इनका रहता है। ये एग्जाम में एक्चुअली आईबीपीएस ने कंडक्ट किया था। आईबीपीएस के थ्रू आईबीपीएस मित्र दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जैसे हम आईबीपीएस में पीओ क्लर्क वगैरह जो एग्जाम रहते हैं वैसे कंडक्ट करती है आईबीपीएस। तो अभी मेरे को अभी सर से पता चल रहा है कि ये जो है लॉ ऑफिसर वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी एक रहता है, वो भी आईबीपीएस का लॉ ऑफिसर का एग्जाम आईबीपीएस से कंडक्ट होता है। बराबर। तो अगला सवाल जस्ट मैं पूछना चाहूंगा संतोष सर कि ये जो आपका जर्नी है इसमें आपके दोस्तों ने कैसा साथ दिया। दोस्त जो होते हैं हमारी जिंदगी में बहुत अहम कभी रोल निभाते हैं फॉर श्योर। जी, अगर मैं बोलूं तो किसी एक का नाम आप यहाँ पे मेंशन करना चाहोगे? जी जरूर मेंशन करना चाहूंगा, और ये मुझे मतलब प्राउड भी फील हो रहा है कि उनका नाम लेना। चिंतन शाह करके मेरे जो मित्र हैं, हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में साथ में थे। ओके, 3 इयर्स के लिए। अभी भी मतलब वो उस पीरियड से लेके अभी तक मतलब मैंने काफी सारे कॉलेजेस चेंज किए। जैसे आरजे कॉलेज हैं, वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, कीर्ति कॉलेज में रहे हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में रहे, मुंबई यूनिवर्सिटी में रहे हैं। 4 जगह गए हैं हम। फ्रेंड्स वगैरह काफी सारे हैं, और मेरे काफी क्लोज फ्रेंड जैसे निखिल शिंदे हैं, साई प्रसाद दुधाने हैं, मेरे आरजे कॉलेज के सभी फ्रेंड्स हैं। और सभी में मतलब सभी ने मुझे बहुत सारा कोऑपरेट किया। पर उसमें मैं मेंशन चिंतन शाह जी का नाम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे काफी क्लोज फ्रेंड में अभी तक मेरे भाई, बड़े भाई जैसे हैं, कि उन्होंने अभी तक मुझे मेरे अप्स एंड डाउन में लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, उन्होंने किस राह में मुझे चलना चाहिए और जहाँ पे डीमोटिवेट होना लाजमी है, क्योंकि आप जब जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है।
तो उसमें डिमोटिवेट होता है जब एग्जाम आपकी क्रैक नहीं होती। पर उस टाइम में उन्होंने मुझे मेरा साथ काफी सारा दिया है और अभी तक मतलब एक भाई, बड़े भाई की तरह वो मेरा साथ दे रहे हैं। जहाँ पे मुझे कुछ भी डिफिकल्टी आए वहाँ पे वो मेरे बड़े भाई जैसे खड़े होते हैं मेरे साथ। तो मुझे मेरे लिए प्राउड फील होता है और उनके लिए मतलब थैंक्स बोलना चाहूंगा। क्या बात है, क्या हरदम मेरे साथ हैं वो। राइट, क्या बात है। नहीं सच में दोस्त हो तो ऐसे, मतलब दोस्तों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वही आपको अगर नेगेटिव करने वाले अगर दोस्त मिले तो हमारे पूरी मतलब दिशा ही बदल लाइन मैं बताना चाहूंगा, वो भी लॉ ऑफिसर हैं। अच्छा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। ओके। और 2017 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा। तो उनकी लाइन मुझे अभी भी याद है कि वो जब लगे तो उन्होंने बोला कि संतोष मैं लॉ ऑफिसर बन चुका हूँ सेबी में और तुम पढ़ाई करो, जब तक तुम्हारी जब गोल जब तक परसी नहीं होती तब तक हर जगह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात। चाहे फाइनेंशियल हो चाहे जैसे भी हो, मैं आपके साथ हूँ। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ऐसे दोस्त मिलना काफी कम लोगों को मिलते हैं, जो मुझे मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे मिले हैं। एक्चुअली तो मैं ये पूछना चाहूंगा संतोष जी कि पढ़ाई के दरमियान आपकी जो डिसेबिलिटी कैसे आपके बीच में आती थी और आप उसके ऊपर कैसे ओवरकम कर पाते थे। ये एक ऑपरेशनल सवाल है कि जैसे कि मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ कि जैसे कि बुक्स उठाना, पन्ने पलटना, ये मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। मतलब हमें मेरे जैसे कई सारे लोगों को आपके बारे में ना वो क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, मतलब जो अहम चीजें हैं, खाना खाना, पानी पीना, यहाँ पे शायद कोई ना कोई आपको असिस्ट कर भी सकता है, नो डाउट। बट ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे हाथों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहां पे हाउ डिड यू मैनेज? एक्चुअली इसके लिए आपको किसी भी डिफिकल्टी को आपको अगर फेस करना है, उसे ओवरकम करना है, तो आपको कुछ सॉल्यूशंस खोजनी पड़ती है। राइट। तो जैसे मैं किसी भी स्टैंडर्ड में था, जैसे FY में हूँ, तो मैं बुक्स पहले ही ले लेता था। बुक्स लेके उसका मतलब इंडिविजुअल पहले से ही मतलब घर पे स्टडी चालू कर देता था। अच्छा। मतलब कल को जाके मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, भले मुझे वो चीज कंसेप्ट पहले क्लियर ना हो, पर मैं पढ़ के गया हूँ तो वो चीजें मुझे क्लियर हो जाती थी। और कॉलेज में अभी अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली कि मैं कभी बुक्स कैरी नहीं किया हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा, उन्हीं से उनकी बुक्स आती थी, उसी में ही से पढ़ता था, वही बेचारे पेज स्टैंड करते थे और जो मैम नोट्स लिखती थी उनका ही जेरोक्स लेके जाता था। और मतलब मुझे काफी सारे, यही बोल रहा हूँ कि मुझे फ्रेंड जो सर्कल मिले वो काफी हेल्दी मिले। ये सब चीजें सोचा भी नहीं था। और मुझे फ्रेंड्स लोगों ने जो आपने क्वेश्चंस किया कि पेज टर्न करना आपके लिए डिफिकल्ट होता था, तो ये मेरे उसके लिए मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड थे। ओके। सुमित करके थे, सुमित और विष्णु। जब मैं TY मेरा ज्योग्राफी था, तो जब मैं कॉलेज छोड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए मतलब बोले कि तुम अकेले जाओगे। उन्होंने मेरे साथ कॉलेज छोड़ा, बोले तो तुम ज्योग्राफी लेना चाह रहे हो तो हम भी लेंगे, अकेले जाओगे वहां पे। तो सुमित पाड़ावे करके थे और विष्णु कंसे करके मेरे फ्रेंड थे। तो उन्होंने भी कॉलेज मेरे साथ RJ कॉलेज छोड़ा, जो कि प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा था कि आप दूसरे सब्जेक्ट लेके भी कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शंस थे बाकी सब्जेक्ट के, पर मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ही था। एक्चुअली मुझे उसमें करियर बनाने का इंटरेस्ट था, तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी लेने का खूब मन था। तो और मुझे उस टाइम मैं सोच लिया था कि अकेला भी डिफिकल्टीज फेस करने होंगे, कर लूंगा। पर मेरे जो फ्रेंड, जो आपने मेंशन किया कि मेरे फ्रेंड काफी सारे अच्छे मिले हैं, तो मेरे साथ साथ 2 जन और मतलब विष्णु कंसे करके थे और सुमित पाड़ावे करके थे। बोले आप जा रहे हो तो हम भी साथ आएंगे। तो मेरे साथ लास्ट ईयर में कीर्ति कॉलेज में वो भी थे। यार इतना कौन करता है यार दूसरे तो दोस्त, मैं यही मेंशन करना चाहूंगा, भाई जैसे दोस्त मिले थे। जितने भी जो भी कॉलेज में मिले सभी मेरे दोस्त, मतलब बड़े भाई जैसे सब जन ने प्यार दिया। हॉस्टल से आपको शिफ्ट होना, वो भी सिटी में, वहां पे लगता था कि कौन मतलब कैसी होगी पढ़ाई, कितनी डिफिकल्टीज आएंगी सामने। पर मेरे जितने फ्रेंड्स थे सबने मतलब कभी पता नहीं चलने दिया। राइट। उसमें और भी मेंशन करूंगा, मेरी ट्रिप जा रही थी अलीबाग के लिए। अच्छा। तो अलीबाग के लिए ट्रिप जा रही थी और मेरे मम्मी पापा हिचकिचा रहे थे कि मतलब इनको नहीं भेजना है, क्योंकि वहां जाने के बाद इनको मतलब वॉशरूम वगैरह जाना, खाना वगैरह का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जो पर्सनल रीजंस होते हैं,
इसकी वजह से मम्मी पापा मुझे परमिशन नहीं दे रहे थे। राइट। तो दोस्त आके सभी झुंझुनवाले कॉलेज के मेरी मम्मी पापा को समझाएं कि आप मतलब बिल्कुल चिंता ना करें, हम उनके भाई ही हैं, आप उनको छोड़ें, जो उनकी प्रॉब्लम है हम हैं ना उनके, तो हम मतलब ये सब चीजें मैनेज करेंगे, आप उनको छोड़ दें। तो मतलब मम्मी पापा को भी मेरे दोस्तों पे विश्वास था और कॉलेज के साथ मुझे जाने दिया गया। राइट राइट। तो संतोष सर, पूछना चाहूंगा कि ये आपके लॉ तक पहुंचने का जो आपका जो एजुकेशनल जो आपका जर्नी रहा है, इसमें ऐसे कोई शिक्षक या प्रशिक्षक का आप नाम लेना चाहेंगे कि जिन्होंने आपको बहुत, मतलब सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट उसमें कोई एक होता है ना कि जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ऐसा जी। किसी का नाम? आरजी कॉलेज के उषा मुकुंदन मैम हैं, और हॉस्टल के मेरे जो प्रिंसिपल थे गाड़ीगर सर, उनका एक मतलब, क्योंकि बचपन में जब मैं 5-6 साल का था तो मम्मी पापा से दूर रहना काफ़ी बड़ी बात होती है इतनी कम उम्र में, तो मन नहीं लगता था। तो सर अपने ऑफिस में बुला के समझाना, बड़े लोगों की स्टोरीज बताना कि आप पढ़ोगे तो क्या कितने आगे बढ़ोगे, क्या बन सकते हो, मतलब और मोटिवेट करना, मतलब घर जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि आप घर से दूर भी हो तो फिर भी आप एक जहाँ पे आए हो एक आपका एक परिवार ही है। तो जो मेरे हॉस्टल के प्रिंसिपल सर थे गाडेकर सर, और आरजी कॉलेज की जो मैम है प्रिंसिपल मैम है उषा मुकुंदन मैम, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा। ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है कि ये जो आपकी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं लॉ की, कि जो करते वक्त आपको ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है, ऐसा कोई खास कोई वाकयात? मैंने फर्स्ट ईयर में लॉ के एलएलबी में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। मुझे याद है कि 14 अगस्त को मेरा फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन हुआ था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, और 13 सितंबर मतलब उसके ही जस्ट एक महीने बाद कह सकते हैं आप, मेरी मम्मी जी हार्ट अटैक की वजह से एक्सपायर हो गई। ओके। और उस पीरियड में मुझे लगा कि स्कूल कॉलेज छोड़ देना चाहिए, मुझसे अब कॉलेज नहीं हो पाएगा, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है। और उसी टाइम मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर भी हुआ हमारा, उसमें 4 में से मुझे 3 केटी लगी। ओके। 3 सब्जेक्ट में केटी लगी, और इतना मैं डिमोटिवेट हुआ कि मुझे लगा कि अब पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाएगी आगे की, और मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब चीज़ें। तो पापा आए और मेरे जो फ्रेंड हैं चिंतन, उन्होंने समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप हो, और जो कि चिंतन और मैं 3-4 महीने साथ में रहे थे, पर चिंतन ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। पापा ने यहाँ पे मतलब बैठाया कि आप ऐसे छोड़ोगे तो मतलब आप सपना मम्मी का कैसे पूरा करोगे। जुडिशरी की तैयारी करते हुए आपको कोई ऐसे चैलेंजेस आए? हाँ, बच्चे जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, नहीं तो एमपीएससी की तैयारी करते हो, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप सोचते हो कि मैं पुणे में शिफ्ट हो जाऊं अगर महाराष्ट्र में हो, नहीं तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊं। बराबर। तो मेरी भी एक चाहत थी कि मैं अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट पुणे में शिफ्ट हो जाऊं। मेरे लिए मतलब वो काफी बड़ा, क्योंकि ऑफलाइन सब क्लासेस चलते थे उस टाइम 2020 के पहले। तो आफ्टर मतलब पैंडेमिक 2020 के बाद, कोविड के बाद ही सब ऑनलाइन शुरू, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, और मुझे थोड़ा सा एक्सेसिबल हो गया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कर सका, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पे रहना, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रहूँ तो मेरे साथ पापा रहेंगे, नहीं तो घर वाले कोई रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। पर वो जो है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए, तो उसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा मुझे एक्सेसिबल हो गया, ऑनलाइन घर बैठे मैं क्लासेस अटेंड कर सका और उसकी तैयारी कर सका। ओके। तो संतोष जी, फाइनली नाउ यू बिकेम असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। कैसे लगता है इस कुर्सी पर बैठने के बाद? जी, जिस कुर्सी के लिए आपने आपके जिंदगी के इतने साल रात दिन एक करके एग्जाम पढ़ाई की, तैयारी की, एंड फाइनली यू गॉट दिस, हाउ डू यू फील? काफ़ी मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। जब आप मुझे सोसाइटी के लिए काम करते हो, एग्जीक्यूटिव, मेरा मेन गोल तो अभी जजेस है, जो जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, और उसकी मेंस भी 24 अगस्त को है, प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर हो चुका है मेरा। परंतु मैं जो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर पोस्ट अभी जो मुझे मिली है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी, मतलब आप सोसाइटी के लिए काम करने के आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब जैसे कि मतलब लोग आते हैं आपसे, बेसिकली आपके डिपार्टमेंटल जो वर्क है वो तो आप करते ही हैं,
हर आदमी, हर एक सामान्य इंसान को हर चीज पता नहीं होती। और जब आप इस डिपार्टमेंट में रहते हो और उनको मतलब हेल्प करते हो तो आपको खुद से बहुत खुशी मिलती है कि मतलब मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, उन्हें वो चीज़ें नहीं पता थी और मेरे वजह से वो चीज़ें उनको पता चल रही हैं उनके लिए, और वो चीज़ें काम में ईजी हो गई हैं, तो काफ़ी मतलब खुशी मिलती है। सर, मार्च महीने का वो दिन, ज्वाइनिंग का दिन जब था, जब आप यहाँ पे आए, आपको ऑफिस इंट्रोड्यूस किया गया, ज्वाइनिंग के लिए आप आए, क्या फीलिंग थी उस दिन और कैसा लग रहा था, जरा प्लीज बताइए। तो हमारी एक डिफिकल्टी क्या है कि आप हैंडीकैप होते हुए जब एग्जाम क्रैक करते हो ना, एग्जाम क्रैक होने की खुशी तो होती है आपको, पर जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक आपको डर लगा रहता है उसमें, किस चीज का, कि मेडिकल में आपको डिस्क्वालीफाई ना कर दें। तो मेरा जब मेडिकल हो रहा था तो पापा का भी कहना था कि तब तक मतलब आप किसी से मतलब कोई चीज मत बताओ जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाती। राइट। क्योंकि मेडिकल में भी हमें सभी आप वो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मुझे इसमें मेरे जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं सोनवने सर, अब मैं सभी जो ऑफिसर्स हैं हमारे लॉ डिपार्टमेंट के, जैसे जॉइंट लॉ ऑफिसर हैं, चीफ लॉ ऑफिसर हैं, डिप्टी लॉ ऑफिसर हैं, सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट मेरे लिए निर्माण करके दिया गया। जो भी मेरी फैसला, जो भी चीज़ें मुझे लगे इस पोस्ट के लिए, काम के लिए, उतने स्टाफ दिए गए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना एक्सेसिबल होगा काम करना, कितना इजी होगा, इसके तरफ ध्यान दिया गया। अभी भी मेरे जो जॉइंट लॉ ऑफिसर हैं, डिप्टी लॉ ऑफिसर हैं, मुझे फ़ोन करके पूछती भी हैं कि मतलब आपको और क्या दिया, फैसिलिटी अवेलेबल करके दिया जा सकता है कि आपको और मतलब इजी लगे। मतलब वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और मैं एक और चीज़ चीफ लॉ ऑफिसर जी का मेरा मेंशन करना चाहूँगा कि जिस दिन मेरी मेडिकल की फाइनल थी उस दिन डिप्टी डीन जो हैं नायर हॉस्पिटल की जो डिप्टी डीन है, तो वो उन्होंने मेरे चीफ लॉ ऑफिसर को मतलब फ़ोन किया था कि सर ये आपका वर्क कैसा है, मतलब ये जो है मतलब 100% हैंडीकैप हैं, तो ये वर्क आपके यहाँ कर सकते हैं क्या। तो सर जी का मुझे लाइन अच्छा लगा, बोले कि जो लड़का मतलब फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। इतना ओवरकम उन्होंने मतलब LLB करके, LLM करके, और वो एग्ज़ाम क्रैक उन्होंने अपने एफर्ट पे किया, अपने परिश्रम से किया, वो काम भी कर सकते हैं। तो मतलब मुझे चीफ ऑफिसर जी का वो स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा लगा कि वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से मेडिकल उनको आप उनको जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे पे हमें कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला था इलेक्शन का, तो आचार संहिता लगने वाली थी। तो उसी दिन मतलब इसके एक दिन पहले 15 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई, 16 मार्च से जो कि आचार संहिता लगने वाली थी। ओके। तो मेरा जो ज्वाइनिंग है डिले हो सकता था, पर सर ने मतलब मैम को बताया कि आप मतलब अगर जल्दी से जल्दी अगर उनका मेडिकल क्लियर कर देंगे तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ओके। और डिप्टी डीन मैम ने मतलब बोला था कि मतलब अगर वो इस पोस्ट के लिए अगर वो सभी चीज़ें कर सकते हैं तो हर चीज़ें उनकी मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें मतलब जैसे राइटिंग वगैरह है, रीडिंग वगैरह, ये सब चीज़ें तो मैं खुद से कर ही लेता हूँ, टाइपिंग वगैरह है, तो इस चीज़ के लिए मुझे एलिजिबल कर दिया गया। ओके। ओके जी। बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जब कहीं पे अपॉइंट होते हैं तो हमें जॉस जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जॉब एक्सेस विद स्पीच होता है, जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है, या फिर जो पार्शली ब्लाइंड होते हैं मेरे जैसे, उनको कुछ मैग्नीफायर्स वगैरह और जो अंदर सेटअप होता है वो दिया जाता है, मतलब बैंक में हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सब दिया जाता है। तो बीइंग अ ऑर्थोपेडिक पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप अगर इस पद पर अभी विराज होते हैं तो आपको किसी ये जो तंत्रज्ञान जो अभी डेवलप हो रहा है उसका कुछ फायदा होता है, या मतलब ऐसे कोई इक्विपमेंट दिए जाते हैं, या कुछ क्या एनवायरनमेंट है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप। जी बिल्कुल, जैसे एक पीसी अगर मुझे यूज़ करना है तो कीपैड आपको नीचे करने हैं, माउस नीचे करना है, तो वायरलेस वगैरह जो टेक्नोलॉजी है, आप दूर से ही मतलब पीसी को मतलब रख के वायरलेस जो माउस है, कीपैड है, वो नीचे रख सकते हो। परंतु मेरे केस में मेरे यहाँ पे जो स्टाफ्स मुझे ऑलरेडी इतने सारे दिए गए हैं, तो टेक्नोलॉजी का हेल्प तो होता ही है, परंतु उससे ज़्यादा मुझे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दी गई है उससे मेरा काम और एक्सेसिबल हो गया है, ईजी हो गया है।
सर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है तो बाकी तो लोग आपको हेल्प करते हैं, बट जो साइनिंग जो होता है या कुछ थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग होता है, तो अब वैसे तो ये बात नहीं है, इसके पहले भी कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, तो आप पैर से ही करते हैं सारी चीजें? जी, सिग्नेचर वगैरह मैं पैड से ही करता तो हूँ। इसका जो लिखता ट्रेनिंग वगैरह होता पैड से। है पैर से करने का, ये आपने खुद ही अडॉप्ट कर लिया या किसी कहीं पे ये नहीं सिखाया नहीं, जाता इसकी है? भी एक लंबी कहानी है। जब मैं एक्सीडेंट मेरा हुआ था, हाँ। वहाँ गांव से दूसरे ही तीसरे दिन पापा को बताया गया कि मतलब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। पापा गांव पहुंच चुके थे। माँ और मेरे पापा दोनों जन मुंबई आ गए। तो मुंबई में मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किया गया। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर जिंदल ऑर्थो के सर ने मतलब एक प्रोफेशनली जो होते हैं प्रोफेशनल लाइफ, मतलब डॉक्टर के मतलब ट्रीटमेंट करना, पेशेंट को छोड़ देना, वो तो थी, पर सर मुझे पर्सनली लेते थे कि मतलब इसके बाद का क्या, हाँ। आगे की स्टडी कैसे करनी है। तो मुझे पेन नोटबुक खुद से ला के दी, और वो मुझे पैर से उन्होंने ही पेन थमाया कि पैर से पकड़ के कुछ तो लिखो और डेली लिखना है। मतलब बेड पे मैं पेशेंट था और उनके लिए एक स्टूडेंट भी था। वो मतलब आज आपने पैर से क्या बनाया, क्या लिखा, वो मतलब अगर ए बना के गए हैं तो ए आप पैर से कितने टाइम में बनाते हो, वो भी चेक आउट करते थे जब वो राउंड पे रहते थे। तो मतलब मैं जो पैर से लिखने का क्रेडिट है डॉक्टर जिंदाल सर को देना चाहूंगा, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। ओह माय गॉड। ओके। ये जो शुरू में जैसे मैंने आपको कहा था, ऑफलाइन ऑफ कैमरा कहा था कि ऐसा कोई अगर सवाल आए तो आप उसको पास करके आगे जा सकते हैं, तो ये एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इस पद पर होते हुए आप कौन कौन से किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस तरीके के मैटर्स जो है वो आप देखते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी केसेस इसमें आते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हमारे पास केसेस रहती हैं। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके अगेंस्ट मतलब जो भी केस फाइल की गई है उनको रिप्रेजेंट करने का काम हम कोर्ट में करते हैं। ओके ओके। जैसे कि लास्ट सैटरडे भी हमारा बैठना तय हुआ था बसुन बोलू के लिए, तो आपको अचानक से एक मैटर आ गया। जी जी। यू हैव टू सेटल दैट मैटर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जी जी। गुड गुड। सर देखो, अभी फिलहाल समाज में जो है कई सारे जो एस्पायरेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में उनका लक आजमाना चाहते हैं, तो कोई हो सकता है, मीडिया हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है, या कि कोई लोग क्लर्क के लिए, ऑफिसर के लिए अलग जगह जगह पे ट्राय कर रहे हैं। बट होता है ना कि जो लक होता है, हमारे मराठी में कहावत है की अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, हे सगळ्यांना माहिती असतं, पण हे माहिती असून सुद्धा कुठेतरी एक ना निराशा येते कि यार नहीं होता है, यार नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है यार, तो वो छोड़ देते हैं। मतलब ये छोड़ते हैं वो पकड़ते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ऐसे नेगेटिव जो लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, सब है, बट फिर भी बेचारे जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे? जब किसी चीज़ के लिए आप कंसिस्टेंट हैं और वो चीज़ मतलब आप 100% दे रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो डिमोटिवेशन आना लाजमी है, वो नेचुरल है, वो आती है। वो मुझको भी आई और मैंने भी फेस किया है। जुडिशरी के मैंने भी मेंस दिए हैं, पर मेरा जब मेंस क्लियर नहीं हुआ 100% देते हुए भी, तो वो मतलब खुद से क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि फिर आगे जाके क्या। राइट। क्योंकि आपको अटेम्प्ट फिक्स होते हैं। अगर 2-3 अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं होता है तो 3 अटेम्प्ट भी दे के अगर आपका जुडिशरी का मेंस क्लियर नहीं हुआ तीनों अटेम्प्ट में, तो डिमोटिवेशन तो आएगी ही आएगी। और ऐसे लगेगा कि इसको छोड़ दूं, अब आगे क्या, तो छोड़ दूं तो आगे करना क्या है। तो ये भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में 100 क्वेश्चंस आते हैं जब आप एज एन एस्पिरेंट, नहीं तो आप किसी भी फील्ड में कोई भी चीज कर रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो मैं उसका आंसर ये देना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहिए, अपने स्ट्रगल के ऊपर, अपने एफर्ट के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, और सबसे बड़ी बात कि पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस रखते हैं तो आपको 100% जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, आपको 100% लेने वाली है। जी। अभी सेकंड लास्ट सवाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका ऐसा कुछ है बस अभी लॉ ऑफिसर ही रहना है, या आगे और कुछ आप ड्रीम कर रहे हो जिसके बारे में आप ट्राई? जी, मैं जुडिशरी का तैयारी कर रहा था और कर भी रहा हूँ, और मेरा ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर है, और अगले महीने अगस्त के 24 को मेरा मेंस है।
तो मैं मतलब मेंस की जुडिशरी की तैयारी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जज बनना मेरा मेन गोल था। हाँ, मुझे एक बैकअप चाहिए था, क्योंकि मेरा 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका था, और मुझे ये था कि कोई एक बैकअप मिल जाए। तो मैं बैकअप के लिए ये जो मुझे पोस्ट मिली है, काफ़ी मतलब बड़ी पोस्ट है मेरे लिए, और बहुत बड़ी जवाबदारी भी है, जो कि मैं ऑनेस्टली परफॉर्म कर रहा हूँ उसके लिए। पर मैं जुडिशरी के लिए तैयारी करना चाहूँगा। जो आपका अगर कोई बंदा लीगल ऑफिसर के नाम मतलब पद पर यहाँ पे आता है, तो उनका बेसिक मोस्टली कितना होता है? मतलब काफ़ी बड़ी मतलब पोस्ट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली तो पोस्ट है ही है, और मतलब जो आपको सैलरी और पर्क्स मिलते हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर बेसिक की बात करूँ तो मेरी बेसिक 56,100 है। एक सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट सवाल है, वो भी सर शायद आप पास कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पर्सनल सवाल है ये। तो फिर सर अभी नौकरी हो गई है, आई नो आपका जुडिशरी का भी अभी चल रहा है प्रिपरेशन, जज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। होपफुली भगवान की कृपा से वो भी डेफिनेटली आप कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे आप टॉप पर आए तो डेफिनेटली उधर होना ही चाहिए। ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आपका वैसा स्ट्रगल मैंने देखा है। तो क्योंकि दोस्तों बताना चाहूंगा कि कुछ मतलब आई थिंक 2 साल पहले मैं इनके यहाँ पे गया था, तब इनका हाँ मैं घर पे आया था, तो मैंने यहाँ पे सब उनकी तैयारी चल रही थी, और हमेशा वो पढ़ते ही रहते थे। हमारा भी बहुत अच्छे से उन्होंने आदर्श ये किया, मेहमान नवाजी की थी, मैं भूल नहीं सकता वो दिन। और उनका वो स्ट्रगल चल रहा था, तो उसी दिन मैंने ठान के रखा था कि ये बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है, एक ना एक दिन उसको वो मुकाम मिलने ही वाला है। तो जब भी वो कुछ बन पाएंगे तो डेफिनेटली उनको हम बसुम गुरु के मंच पर जरूर बुलाएंगे। एंड फाइनली देखो वो दिन आ चुका है। तो अगर तुम कंसिस्टेंटली कुछ करते हो, मेहनत से करते हो, तो मिल ही जाता है सक्सेस, है ना। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, सर इज हियर ऑन द पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये लास्ट सवाल रहेगा इस पॉडकास्ट का सर, कि चलो मान के चलते कि आप फाइनली आप आगे जुडिशरी का पढ़ाई करते हैं और प्रिपेयर करते हैं, आपको वो भी जो है आपका जो मोटिव है, गोल है, वो सेट हो जाता है। मैं ज्यादा क्लियरली नहीं बोलूंगा कि मिलेगा वगैरह, ये हवा में बातें नहीं होती है, वो इसके लिए मेहनत लगती है, वो आगे की बात है। चलो, तो शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचा है? देखिए, अभी वो क्वेश्चंस अभी तो माइंड में नहीं है। हाँ, देखिए, भगवान ने सबके लिए ऑफ कोर्स सबको बनाया है, वो जो चीजें होंगी अपने टाइम पे जरूर होंगी। मैंने इसलिए पूछा सर, क्योंकि आपके ऑलरेडी 4 भाई बहन है, सबकी शादी हो चुकी है। आप रह गए हैं, माना कि आप कुछ कर रहे हैं, मतलब अभी भी आपका चल रहा है, ऐसे नहीं कि सब हो गया अभी, और बाकी ऐसा भी नहीं है। एक गोल है जिसके लिए आप शायद ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद ही ये वाला सवाल ऊपर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा कि चलो शायद उसके पहले भी हो सके। पर वही आपको फिर से आंसर करना चाहूंगा कि भगवान ने जिसको जहां के लिए बनाया है, अगर वो पर्सन मिल जाएंगे तो जरूर करेंगे। गुड गुड। सो संतोष जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैंने अगर सवाल पूछते वक्त अगर कुछ भला बुरा नहीं कह दिया होगा, नहीं बाय मिस्टेक या जाने अनजाने में, अगर मेरी कुछ अगर कोई भी बात आपको अगर चुभी होगी तो मुझे माफ कर देना। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि मुझे आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया एक सोसाइटी से जुड़ने का। जी तो नहीं संतोष जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे थैंक्स बोल रहे हैं, बट थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है ना जिसमें मेरे चैनल पे लोग ऑल ओवर द ग्लोब जुड़ते हैं, देखते हैं, ओके, मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और मेरा इसके पीछे सिर्फ यही एक सच्चा मोटिव होता है, भावना होती है कि बीइंग अ डिफरेंटली पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप जो अगर कोई मुकाम हासिल करते हैं तो उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है, और किसी को मोटिवेट कर सकते हो तो किसी को अगर मोटिवेट करना है तो ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और यही मेरी एक सच्ची भावना होती है। अभी देखो, ये वीडियो देखने के बाद भी कई सारे कॉल मुझे आएंगे कि अच्छा वो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया क्या, ओके चलो मैं उधर जाती हूँ। एक दिन मुझे एक लेडी का फोन आया था, किरण अरे कैसा है तू, अच्छा तूने वो नैप का वीडियो बनाया था, जरा वो मुझे भेजेगा क्या। मैंने बोला क्यों मैम, क्या हुआ? अरे नहीं, मेरे बेटे को ब्लाइंडनेस डिटेक्ट हुआ है। तो ऐसे लोगों को पता चलता है, तो एक मतलब उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि कहाँ जाऊं। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से उनको एक बनी मतलब सब प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है कि हाँ चलो भाई इधर जाओ, इधर आपका काम हो जाएगा। तो उनका कितना कष्ट बचता है, कितना टाइम बचता है, कितनी एनर्जी बचती है। तो ये मेरा जो है उसका मेन मोटिव रहता है, इसलिए ये सारे वीडियोस जो है मैं बनाते रहता हूँ। तो
संतोष जी, फाइनली ऑफिशियली मैं आपको बसुन बोलू के इस प्लेटफॉर्म पर आप आए, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से Thank you so शुक्रिया much. करना Thank you चाहता so हूँ। much. मुझे इतना आपका अच्छा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सैटरडे है जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं। सर को ऑफिशियली छुट्टी है, बट फिर भी सर बन ठन के तैयार होके अपने लिए इस पॉडकास्ट के लिए खास उन्होंने उनके स्टाफ को बुलाया, सब ये सब क्लियर करवाया और मेरे लिए सब ये एनवायरनमेंट खड़ा किया। सो थैंक यू वेरी मच सर। आपको यहाँ पे कुर्सी पे विराजित दिख रहा है, बट इसके पीछे उनके स्टाफ की भी बहुत मेहनत है। सबकी मेरे स्टाफ काफी मतलब अच्छे हैं, सभी के सभी। मेरे जो हेड क्लर्क मैम हैं, जो मेरे टाइपिस्ट हैं, मेरे जो 4 स्टाफ हैं, सभी मतलब एक परिवार जैसे है। हाँ, तो उनका तो नाम लेना, जैसा कि सचिन है कि सर उनके क्या नाम है सर? जो सचिन सावंत करके जो हैं, उसके बाद सुशील दादा हैं, हाँ। धर्मदीप दादा हैं, जो मेरे हेड क्लर्क मैम है उनका नाम कीर्तिकर मैडम है, जो टाइपिस्ट है उनके नाम हर्षल दादा है। राइट जी। तो दोस्तों इसी नोट पर इस पॉडकास्ट पर हम यहाँ पे विराम देते हैं, और फिर से एक बार सर आप हमारे बीच हाजिर हुए, इसके लिए आपके तहे दिल से बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तर मंडळी, हे होते श्री संतोष यादव, जे आज बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये असिस्टंट लीगल ऑफिसर म्हणून क्लास 1च्या पोस्टवरती कार्यरत आहेत, आणि आत्ताच आपण त्यांची ट्रू स्ट्रगलिंग स्टोरी पाहिली। आणि तुम्हाला सांगतो की हा एपिसोड एडिट करताना मला खरंच खूप भारी वाटत होतं, इन्स्पायरिंग वाटत होतं, कारण की बऱ्याचदा आपण आपल्या आयुष्यामध्ये क्रिपिंग करत असतो की यार माझ्याकडे हे नाही आहे, माझ्याकडे ते नाही आहे, जर योग्य वेळी मला योग्य मार्गदर्शन मिळालं असतं तर मग मी इथे पोचलो असतो, तिथे पोचलो असतो। तसं काही नाही मित्रांनो, ह्या सगळ्या गोष्टी होतच राहत असतात, पण जर आपली कन्सिस्टन्सी असेल, आपली जिद्द असेल, चिकाटी असेल, तर यशापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला कुणीही रोखू शकत नाही। ह्याचं उत्तम उदाहरण आपल्याला संतोष सरांचा हा पॉडकास्ट ऐकल्यानंतर नक्की कळेल। मी तरी हा एपिसोड खूप एन्जॉय केला, मला तरी या एपिसोडमधून खूप काही शिकायला मिळालेलं आहे। तुम्हाला नेमका हा एपिसोड बघून काय वाटलं हे मला नक्कीच खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा। बाकी व्हिडिओला प्लीज लाईक आणि शेअर जरूर करा, जेणेकरून संतोष सरांचा हा जो स्ट्रगल आहे तो सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल। हा एक एक्सक्लुझिव्ह एपिसोड आहे मित्रांनो, कारण की संतोष सरांचा इंटरव्ह्यू अजून कुठल्याही प्रसारमाध्यमांवरती, कुठल्याही न्यूज चॅनलवरती नाही आहे, एक्सक्लुझिव्हली वारणकर व्लॉग्सच्या बसून बोलू या शोमध्ये आलेलं आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून सरांची स्टोरी सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल, आणि जे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर करू पाहतात त्यांना डेफिनेटली ही स्टोरी जरूर इन्स्पायर करेल। सो आता याच नोटवरती घेतो तुमची रजा, भेटूयात बसून बोलूच्या 10व्या एपिसोडमध्ये एका आगळ्या वेगळ्या आणि डायनॅमिक व्यक्तिमत्वासोबत, फक्त वारणकर व्लॉग्सवर।